हेलो फ्रेंड्स, HSSC ट्रिक्स यूट्यूब चैनल पर आपसे स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे EVS यानी इन्वायरमेंटल स्टडीज़ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो HTET PRT 2023 के एग्जाम में पूछे गए थे। दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को अंत तक देखें। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और दोस्तों अगर अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर देना। तो दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए, शिक्षक EVS शिक्षण में स्वदेशी ज्ञान और दृष्टिकोण को समग्र रूप से कैसे एकीकृत कर सकते हैं। हाउ कैन टीचर्स इंक्लूसिवली इंटीग्रेट इंडिजीनियस नॉलेज एंड पर्सपेक्टिव्स इनटू EVS टीचिंग। तो दोस्तों देखिए, इसका सेकंड ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। सीखने के अनुभव को समृद्ध करने के लिए स्वदेशी ज्ञान, सांस्कृतिक प्रथाओं और दृष्टिकोणों को सक्रिय रूप से खोजने और एकीकृत करने में। ऐसे करके क्या कर सकते हैं, स्वदेशी ज्ञान और दृष्टिकोण को समग्र रूप से वो एकीकृत किया जा सकता है शिक्षकों के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कई ताप विद्युत संयंत्र आमतौर पर कोयले या तेल क्षेत्र के पास क्यों स्थापित किए जाते हैं। तो दोस्तों, किसी भी चीज़ के पास स्थापित करने का एक ही मकसद हो सकता है कि अधिक आसानी से परिवहन करना, टू ट्रांसपोर्ट कोल और पेट्रोलियम मोर इजीली। देखिए, लोग शहरों में क्यों जाते हैं, क्योंकि आसपास जो रेलवे स्टेशन है उसका आसपास बस स्टैंड हो जाता है, आसपास हॉस्पिटल हो जाते हैं, आसपास सारी की सारी सुविधा पार्क वगैरह क्या होते हैं उसके आसपास हो जाते हैं। इसलिए क्या करते हैं, लोग शहरों में रहना पसंद करते हैं, जबकि गाँव में जो भी रहता है तो उससे वो सारी सुविधाएँ बहुत दूर हो जाती है। तो यही चीज़ देखी जाती है। और ऐसे इतने बड़े बड़े अगर कारखाने लगाए जाएं तो उसके लिए तो दोस्तों फर्स्ट प्रेफरेंस ये होगी कि अगर कच्चा माल नज़दीक है तो परिवहन की जो है लागत कम होगी और तभी उससे उत्पाद बनाने में आसानी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, EVS शिक्षण के संदर्भ में मापन का तात्पर्य क्या है। मापन यहाँ पे देखिए दोस्तों, स्कैफोल्डिंग को बोला गया है। स्कैफोल्डिंग मापन है कि देखिए इसमें आंसर क्या होगा, छात्रों को अत्यधिक सहायता प्रदान करना। अत्यधिक सहायता प्रदान करना नहीं, जैसे जैसे छात्र कौशल और ज्ञान प्राप्त करते हैं समर्थन धीरे धीरे कम होता जाता है। ये इसका करेक्ट होगा। निर्धारित पाठ्यक्रम का कठोरता से पालन नहीं, छात्रों को उनके साथियों से अलग करना नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कौशल पे ध्यान देना पड़ेगा और ज्ञान प्राप्त करते हैं जैसे जैसे वो, तो समर्थन उनका धीरे धीरे कम हो जाएगा क्योंकि उनका खुद का ही विवेक जो है वो डेवलप हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 124 कॉलम अ और कॉलम ब के पदों पर विचार करें। तो इसमें देखिए आप, प्रोटीन जो है, ये क्वेश्चन हम पहले आई थिंक कर चुके हैं कि प्रोटीन हमें किससे मिलता है, दालों से मिलता है, चीनी से ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट से ऊर्जा मिलती है, विटामिन B1 B2 B6 B12 ये विटामिन होते हैं, खनिज कैल्शियम होता है। तो इसमें पूछा गया है कि कॉलम ब में कौन सी परिभाषा कॉलम अ में खनिज से मेल खाती है। तो खनिज से तो कैल्शियम मेल खाता है, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 125 एक पारिस्थितिक तंत्र में, पारिस्थितिक तंत्र में क्या क्या चीज़ें होती है। देखिए, ऊर्जा का प्रवाह एक दिशात्मक होता है, बिल्कुल सही। ऊर्जा जो है एक दिशात्मक ही होता है, ऊर्जा वापस नहीं आती। पौधों से अगर जानवरों के पास ऊर्जा चलेगी तो वो वापस नहीं आएगी, क्योंकि पौधे जो है वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जानवरों को नहीं खाते। नेक्स्ट देखिए, सामग्री का प्रवाह एक दिशात्मक, सामग्री का प्रवाह एक दिशात्मक नहीं होता। जैसे नाइट्रोजन है, कैल्शियम है या कार्बन साइकिल है, इनके साइकिल पढ़े होंगे आपने। नाइट्रोजन साइकिल सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। तो नाइट्रोजन साइकिल क्या होता है, या वाटर साइकिल भी आप लगा सकते हो। जो साइकिल होता है इसका मतलब ये चक्रण इसका चलता रहता है प्रकृति के अंदर, तो एक दिशात्मक प्रवाह नहीं होता, इसका चक्कर चलता रहता है। सामग्री का प्रवाह चक्रीय होता है। हाँ, सामग्री का प्रवाह क्या होता है, चक्रीय होता है। चक्कर में ये चीज़ें क्या करती है, गमन करती रहती हैं। मिट्टी में आ जाती है, मिट्टी से फिर वो पौधों में चल जाती है, फिर पौधों से वायु में चल जाती है, वायु से फिर मिट्टी में आ जाती है। नाइट्रोजन का खेल है। ऊर्जा का प्रवाह चक्रीय होता है, नहीं, ऊर्जा का प्रवाह चक्रीय नहीं होता। तो फर्स्ट एंड थर्ड जो है वो करेक्ट होगा, ऑप्शन फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 126 नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के संदर्भ में EVS शिक्षण में अनुभवात्मक शिक्षा की क्या भूमिका है। अनुभवात्मक शिक्षा की भूमिका पूछा गया है। देखिए दोस्तों, EVS शिक्षण में अनुभवात्मक शिक्षा को हतोत्साहित नहीं, हतोत्साहित तो नेगेटिव पॉइंट हो गया। अनुभवात्मक शिक्षा केवल विज्ञान विषयों के लिए प्रासंगिक है, नहीं, सभी विषयों के लिए होना चाहिए। अनुभवात्मक शिक्षा को प्रोत्साहित किया जाता है और EVS शिक्षण का अभिन्न अंग है, ये बिल्कुल करेक्ट होगा। अभी अनुभवात्मक शिक्षा कक्षा में चर्चा तक ही सीमित है, चर्चा तक ही क्यों सीमित है भाई, इससे आगे भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
किसी स्थिति के लिए ऊर्जा का स्रोत चुनते समय कौन से कारक निर्णय को सबसे अधिक प्रभावित करते हैं? तो दोस्तों देखिए, सबसे पहला क्या है, स्रोत के कारण होने वाली पर्यावरण की क्षति। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पर्यावरण की क्षति को पहले ध्यान में रखना चाहिए। अगर किसी चीज़ से प्रदूषण बहुत ज़्यादा हो रहा है तो उस ऐसी ऊर्जा का दोस्तों कोई फ़ायदा नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बादल निर्माण, वर्षा और खारे पानी से ताज़े पानी के निर्माण जैसी प्राकृतिक प्रक्रियाओं के संबंध में कौन सी अवधारणा पेश की गई? ऑक्सीकरण और अपचयन प्रक्रिया नहीं, समाधानों की संतृप्त और संतृप्त और अति संतृप्त, सैचुरेशन एंड सुपर सैचुरेशन, ये बिल्कुल करेक्ट है। धातु, कांच और लकड़ी का व्यवहार गलत, पदार्थों में अपरिवर्तनीय परिवर्तन भी गलत होगा। देखिए, बादल निर्माण हो रहे हैं, यानी कि बादल निर्माण में नदियों से, समुद्रों से जल जाएगा, वहाँ पे खारा जल होता है, वहाँ से ऊपर जल जा रहा है, वर्षा हो रही है, वर्षा कहीं और जाके हो रही है, खारे पानी से ताज़े पानी में परिवर्तन हो गया, तो क्या है, समाधान हो रहा है एक तरफ से, एक प्रकार से जल का। तो ये क्या है, संतृप्त और अति संतृप्त, यानी कि समाधान हल जो है उसकी जितना, संतृप्त क्या होता है, संतृप्त को समझने के लिए आप एक एग्जाम्पल समझिए। जैसे पानी होता है ना, उसके अंदर आप चीनी घोल रहे हो, इसके अंदर मान लीजिए 30 ग्राम चीनी घोलने की क्षमता है पूरा का पूरा, अब आप घोल रहे हो 5%, तो 5% जब घोल रहे हो तो ये क्या हुआ, अनसैचुरेटेड रह जाता है। फिर आपने 10 ग्राम घोला तब भी अनसैचुरेटेड है, आपने 15 ग्राम घोला तब भी अनसैचुरेटेड है। सैचुरेटेड कब होगा कि 30 ग्राम जब आपने घोल दी, अब इससे ज़्यादा इसमें चीनी नहीं घुल सकती, वो हो जाता है सैचुरेटेड। तो सैचुरेटेड और अति सैचुरेटेड, यानी कि संतृप्त और अति संतृप्त जो चीज़ें होती हैं, तो उसमें क्या होता है कि हलों का मैक्सिमम जो यूज होता है समाधानों का, जब वो हो जाए तो उसको बोलते हैं संतृप्त और अति संतृप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 129, एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 ईवीएस शिक्षण में मूल्यांकन विधियों को कैसे प्रभावित करता है? तो दोस्तों देखिए, फर्स्ट क्या है, यह विशेष रूप से मानवीकृत मूल्यांकन लागू करता है? नहीं। यह पर्यावरणीय अवधारणाओं के बारे में छात्रों की समझ को मापने के लिए प्रामाणिक मूल्यांकन को बढ़ावा देता है, ये बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 130, यदि आप वस्तुओं को वर्गीकृत करने के लिए चुंबकीय आकर्षण के गुण का उपयोग करते हैं तो लकड़ी और लोहे की मेजों के लिए परिणाम क्या होंगे? लकड़ी जो है वो चुंबक के साथ नहीं चिपकती, लोहा जो है चुंबक के साथ चिपक जाता है, तो इनकी श्रेणियाँ क्या होगी, अलग अलग होंगी। तो लकड़ी और इसका आंसर क्या होगा 130, लकड़ी और लोहे की मेजें अलग अलग समूहों में होंगी। हाँ, अलग अलग है ना, ये तो क्या होगी, जो चुंबक के साथ नहीं चिपकती उस श्रेणी में आ जाएंगी, जो चिपकती है वो इस श्रेणी में आ जाएंगी, इनकी समूह की श्रेणियाँ क्या होगी, अलग अलग हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 131, पर्यावरण संरक्षण के बारे में पढ़ाते समय सीखने की प्रक्रिया में सहानुभूति क्या भूमिका निभाती है? देखो, मैंने जो पहले 18 से 22 तक के जो ईवीएस के पेपर कराए हैं ना, पीआरटी के पेपर कराए, उसमें ईवीएस जो है वो दोस्तों वो क्या आ रहा है, बेसिक ईवीएस आ रहा है, इसमें आपको पेडागोजी ज़्यादा दे रखी है ईवीएस की। और ये मैंने पहले बताया था कि 2023 से जो ईवीएस का थोड़ा सा पैटर्न बदला है, पेडागोजी ज़्यादा आ गई थी। तो दोस्तों पेडागोजी तो आपने जेबीटी में और बीएड अगर किसी ने करी तो उसमें आपने करी रखी होगी। अब बात क्या है कि आपने ईवीएस से जो पेडागोजी से अलग जो क्वेश्चन है उनकी भी आपने प्रैक्टिस कर ली अच्छी खासी, तो अब आपको डरने की जरूरत नहीं है, एग्जाम में आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। पर्यावरण संरक्षण के बारे में पढ़ाते समय सीखने की प्रक्रिया में सहानुभूति क्या भूमिका निभाती है? सहानुभूति, देखिए सहानुभूति ईवीएस शिक्षण के लिए प्रासंगिक नहीं है, गलत। सहानुभूति पर्यावरणीय समस्याओं के वस्तुनिष्ठ विश्लेषण में बाधा डालती है, नहीं। सहानुभूति छात्रों की को कार्यवाही करने से हतोत्साहित करते हैं, ये नेगेटिव पॉइंट है। देखो दोनों ही तो नेगेटिव पॉइंट हो गए, ये भी नेगेटिव हो गया। पर्यावरणीय मुद्दों में सभी हितधारकों के दृष्टिकोण को समझने के लिए सहानुभूति आवश्यक है, ये करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सीवरेज में पाई जाने वाली अशुद्धियों की मुख्य श्रेणियाँ क्या है? तो सीवरेज में ठोस मिलते हैं, ठोस कण और तरल पदार्थ मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विभिन्न क्षेत्रों में अद्वितीय पर्यावरणीय चुनौतियों और अवसरों का समाधान करने के लिए शिक्षक ईवीएस शिक्षण को कैसे अपना सकते हैं? तो देखिए, पर्यावरण शिक्षा के लिए सभी के लिए उपयुक्त दृष्टिकोण का उपयोग करके, पर्यावरण शिक्षा के लिए सभी के लिए उपयुक्त दृष्टिकोण का उपयोग करके ये हो सकता है। पाठ्यक्रम में स्थिरता बनाए रखने के लिए क्षेत्रीय मतभेदों को दरकिनार करते हुए, ये भी हो सकता है। पर्यावरणीय मुद्दों में छात्रों को स्थानीय संदर्भ केस अध्ययन में शामिल करके, देखिए स्थानीय संदर्भ जो केस अध्ययन है उसमें, ये यहाँ पे पॉइंट भारी पड़ रहा है। ये भी दोस्तों ठीक पॉइंट थे, लेकिन ये पॉइंट जो इन पे भारी पड़ रहा है, तो ऐसे करके क्या कर सकते हैं, ईवीएस शिक्षण को अपना सकते हैं स्थानीय संदर्भ में। ऐसा क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और आएगा, देखिए उसमें आपको ज़्यादा पता लगेगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन किसी बीमारी या स्थिति से सही ढंग से मेल नहीं खाता जो इसे रोकने या कम करने में मदद कर सकता है? विटामिन सी से स्कर्वी होता है, करेक्ट है। डी से रिकेट्स होता है। ए से रोतुंदी यानी कि नाइट ब्लाइंडनेस होती है। देखिए नाइट ब्लाइंडनेस, इसमें क्या होता है, गाजर वगैरह अगर कोई खाता है तो उसकी आंखें, विटामिन ए का स्रोत उसको मिलेगा तो आंखें उसकी ठीक रहेगी। विटामिन डी धूप की कमी या अंडे का जो पीला पदार्थ होता है अंदर से, और या मछली का यकृत जो होता है उससे विटामिन डी मिलता है। रिकेट्स रोग नहीं होता। रिकेट्स में क्या होता है, टांगें मुड़ जाती है। स्कर्वी दोस्तों विटामिन सी, मसूडो का रोग हो जाता है, मसूडो से खून आने लग जाता है, स्कर्वी होता है। और विटामिन बी, बी से बेरी, सी से स्कर्वी, दोनों इनको ऐसे याद कर लेना। और डी से रिकेट्स होता है, टांगें मुड़ जाती है, क्योंकि विटामिन डी जो सूर्य से मिलता है हड्डियां स्ट्रॉन्ग हो जाती है और हड्डियां मुड़ जाती है अगर विटामिन डी नहीं मिलता तो। ए रतुंधी, नाइट ब्लाइंडनेस, सबसे पहला जो है गाजर खाने से विटामिन ए की पूर्ति होती है। और विटामिन के दोस्तों, यहाँ पे विटामिन के क्षय रोग, ट्यूबरक्लोसिस, ये गलत है, क्योंकि विटामिन के से तो क्या होता है, खून की कमी होती है विटामिन के से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वायु का निम्नलिखित में से कौन सा घटक वायुमंडल में सबसे बड़ी मात्रा में? तो नाइट्रोजन है 78%, ऑक्सीजन कितना परसेंट, ऑक्सीजन 21%, और जलवाष्प तो बहुत कम है, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ईवीएस रोल प्ले गतिविधि में इसकी सफलता सुनिश्चित करने के लिए शिक्षकों को क्या करना चाहिए? तो क्या करना चाहिए, छात्रों के कार्यों और निर्णयों पर अप्रत्यक्ष प्रभाव डालना चाहिए, छात्रों के अनुसरण करने के लिए एक कठोर स्क्रिप्ट, छात्रों को विभिन्न भूमिकाएं तलाशने और अपने निर्णय स्वयं लेने के लिए अनुमति देना। छात्रों को विभिन्न भूमिकाएं तलाशने के लिए और अपने निर्णय स्वयं लेने का अगर उसको अनुमति देंगे तो उससे क्या होगा, उनकी मेंटली जो डिसीजन लेने की क्षमता बढ़ेगी और वो दिमाग से अपने दिमाग को लगा पाएंगे ईवीएस में ज़्यादा से ज़्यादा, और वो क्या कर पाएंगे उसमें, उससे उनके माइंड में चीज़ें डेवलप होंगी। हतोत्साहित, देखिए हतोत्साहित नेगेटिव पॉइंट तो आप बिल्कुल काट देना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सद्भाव और समझ को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न खाद्य प्राथमिकताओं की सराहना करने की अवधारणा को दैनिक जीवन में कैसे लागू किया जा सकता है? तो कैसे लागू किया जा सकता है, इस बात पर जोर देकर कि सभी की पसंद और नापसंद एक जैसी होनी चाहिए, नहीं, ऐसे हम किसी के साथ फोर्स नहीं कर सकते। विभिन्न व्यंजकों की खोज और साझा करके दूसरों के भोजन विकल्पों को सम्मान करके, हाँ बिल्कुल, दूसरों के भोजन विकल्पों का सम्मान करना चाहिए। मान लीजिए एक क्षेत्र में हम किसी चीज़ का यूज़ कर रहे हैं, दूसरे क्षेत्र में वो चीज़, उसकी चीज़ की प्रोडक्शन ना होती हो तो वो कुछ और वहाँ पे खाकर गुजारा कर रहे हैं, तो हमें एक दूसरे के जो कल्चर का और एक दूसरे के भोजन का सम्मान करना चाहिए। तभी क्या कर सकते हैं हम, विभिन्न खाद्य प्राथमिकताओं की सराहना करने की अवधारणा को बना सकते हैं दैनिक जीवन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पौधों, जानवरों और सूक्ष्म जीवों की सभी प्रजातियों सहित पृथ्वी पर जीवन की विविधता को क्या कहते हैं? तो विविधता तो दोस्तों देखिए यहाँ के जैव विविधता बोलते हैं, उसको बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं। जैव विविधता दिवस भी कई बार आपसे पूछा जाता है, तो 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। पारिस्थितिकी तंत्र आपको पता है, इकोसिस्टम, और इकोसिस्टम जो वर्ड है ये किसने दिया था, टांसले ने दिया था। टांसले ने इकोसिस्टम वर्ड दिया था, कब दिया था टांसले ने, 1935 में दिया था, कई बार पूछ लिया जाता है। और आपसे क्या पूछा जा सकता है दोस्तों, इकोलॉजी एक वर्ड है, इकोलॉजी, इकोलॉजी क्या है, स्टडी ऑफ इकोसिस्टम, इकोलॉजी होता है। अर्नेस्ट हैक्कल द्वारा ये वर्ड दिया गया था, अर्नेस्ट हैक्कल, कब, 1869। इसके बाद देखिए 10% रूल आपसे कई बार पूछा जाता है, 10% रूल, तो 10% रूल किसने दिया था, लिंडेमान, लिंडेमान ने दिया था, 1942 में दिया था। और इसके अलावा आपसे इकोलॉजिकल पिरामिड पूछ सकता है, पिरामिड, तो पिरामिड किसने दिया था दोस्तों, चार्ल्स एल्टन, चार्ल्स एल्टन ने दिया था, कब दिया था, 1927। और लास्ट एक चीज़ आप याद रख लेना, इकोलॉजिकल निके, ये बहुत आपको मुश्किल पूछा जाएगा, फिर भी मैं बता देता हूँ। इकोलॉजिकल जो निके हैं, इकोलॉजिकल निके, ये दिया था ग्रीनेल्स ने, ग्रीनेल्स, और ग्रीनेल्स ने कब दिया था, ये दिया था दोस्तों 1917 में। 17 और 27 के ये दो याद कर लेना, 42 में लिंडेमान, 1935 टांसले, 1869 इकोलॉजी हैक्कल, इकोलॉजी अर्नेस्ट हैक्कल ने दिया था, टांसले ने क्या दिया था 1935 में, इकोसिस्टम दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, देखिए ऊर्जा स्थानांतरण का 10% नियम
लिंडरमैन द्वारा किस वर्ष में दिया गया था? लिंडरमैन ने दोस्तों ये दिया था 1942 में। अभी अभी हमने डिस्कस किया है, देखिए यहाँ पे 10% रूल, तो ये पूछ लिया अगले ही क्वेश्चन में। तो हो सकता है आपसे कल आने वाले एग्जाम में कल को क्या पूछ सकता है, वो इकोलॉजी पूछ सकता है, टांसले ने इकोसिस्टम कब दिया ये पूछ सकता है, या फिर आपसे पूछा जा सकता है पिरामिड जो है वो किसने दिया था, ये पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्कूल के रास्ते में घने जंगल से गुजरते समय वर्णित प्राथमिक संवेदी अनुभव क्या है? पेड़ों से छन कर आती तेज धूप, बिना किसी प्राकृतिक ध्वनि के पूर्ण मौन, पैरों के नीचे पत्तों की सरसराहट, विभिन्न पक्षियों और प्राणियों की आवाज़ें। ये क्या है? प्राथमिक अनुभव, संवेदी अनुभव तो यही होगा ना, कोई अलग अलग आवाज़ें हमें सुनाई देगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ईवीएस में रचनावादी शिक्षण का प्रमुख सिद्धांत निम्नलिखित में से कौन सा है? तो शिक्षक केंद्रित शिक्षण, या सीखने की प्रक्रिया में निष्क्रिय छात्र की भूमिका, या समस्या समाधान और अन्वेषण में सक्रिय संलग्नता, या रटकर याद रखना। रटकर तो याद रखना बिल्कुल ही गलत हो गया। शिक्षक केंद्रित शिक्षण, शिक्षक केंद्रित शिक्षण हो सकता है। सीखने की प्रक्रिया में निष्क्रिय छात्र की भूमिका तो बिल्कुल गलत हो गया, नेगेटिव हो गया। समस्या समाधान और अन्वेषण में सक्रिय संलग्नता, ये देखिए ये बिल्कुल सही है। समस्या का समाधान करवाना दोस्तों ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर बच्चा समाधान अपने आप कर रहा है तो वो रचनावादी शिक्षण होगा। रचनावादी शिक्षण पूछा है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आलोचनात्मक सोच और पूछताछ आधारित शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए ईवीएस में कौन सा शिक्षण दृष्टिकोण सबसे प्रभावी होता है? तो व्याख्यान आधारित निर्देश, शिक्षक केंद्रित दृष्टिकोण, अनुभवात्मक शिक्षा और चर्चाएं। ये देखिए यहाँ पे आलोचना, जब भी कोई किसी चीज़ को क्रिटिसाइज करना है या उस पर कोई बहस करनी है तो उसमें क्या होता है दोस्तों? चर्चा ज़रूरी है। तो राइट आंसर 142 का थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पतियों की विशेषताओं की पहचान करते समय निम्नलिखित में से कौन सी इंद्रिय सबसे अधिक प्रासंगिक है? तो पतियों की विशेषता की पहचान करनी है तो दृष्टि, उसको देखना हमें बिल्कुल ज़रूरी हो जाता है। पतियों को देखना, तभी हम उसकी विशेषताओं की पहचान कर पाते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट है ये, बाकी चीज़ें भी हो सकती है, सूंघ कर भी हम कुछ चीज़ों को पता लगा सकते हैं, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है दृष्टि। असमान भोजन वितरण के संदर्भ में सुपोषित बच्चों की तुलना कुपोषण बीमारी और भूख से पीड़ित बच्चों से करते समय किस मुद्दे पर चर्चा होने की सबसे अधिक संभावना है? स्वास्थ्य सुविधाओं तक पहुंच, बिल्कुल करेक्ट होगा। अगर बच्चे कुपोषित हैं और कुपोषित बच्चों को बीमार हो जाते हैं तो स्वास्थ्य सुविधाओं तक अगर उनकी पहुंच नहीं है तो क्या होंगे दोस्तों? कुपोषित बच्चे आखिरकार वो क्या होंगे? उनका बिल्कुल हेल्थ डाउन हो जाएगी और हो सकता है उनकी कैजुअलिटी भी हो जाए। तो राइट आंसर फर्स्ट होगा इसका 144 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व के वनों और उनके महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने और जश्न मनाने के लिए 21 मार्च को कौन सा पर्यावरण जागरूकता दिवस मनाया जाता है? तो 21 मार्च को तो दोस्तों विश्व वन दिवस मनाया जाता है। 21 मार्च को विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। तो पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। 1972 में स्टॉकहोम में यूएनईपी की स्थापना हुई थी। 1974 में क्या हुआ था? पहला विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया था। विश्व वेटलैंड दिवस 2 फरवरी 1971 को रामसर कहाँ है? ईरान के अंदर, और कैस्पियन सागर जो है उसके तट पर है। ये कैस्पियन सागर के तट पर ये शहर है, यहाँ पर सम्मेलन हुआ था। और वेटलैंड, विश्व की जो वेटलैंड है, आर्द्र भूमियाँ हैं, तो उनको क्या संरक्षित करने का उसमें निर्णय लिया गया था। भोपाल गैस त्रासदी 2 दिसंबर, कई जगह 2 से 3 दिसंबर बोला जाता है। 2 दिसंबर 1984 मिथाइल आइसोसाइनेट जो है वो गैस रिलीज हो गई थी और कई हज़ार लोग मर गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पानी का स्रोत जल स्रोतों के संदर्भ में परिवार के सदस्य की अवधारणा से सबसे अधिक निकटता से संबंधित है? तो दोस्तों परिवार से सबसे अधिक जो निकटता से संबंधित है कुआं, क्योंकि कुएं से पानी निकालना ज़्यादा परिवार के सदस्य से निकटता से वो क्या करता है? संबंधित होता है। पहले जो क्या करते थे, या फिर गाँव में लोग क्या है, कुओं से पानी निकालना ज़्यादा यूज़ करते थे तालाब नदी समुद्र की अपेक्षा में, तुलना में, इनकी तुलना में कुओं से ज़्यादा पानी निकलता था पहले। पानी की अनोखी विशेषता क्या है? जल प्रकृति का
मुख्य और अपरिवर्तनीय तत्व है। जल के विभिन्न रूप हैं और यह जीवन के लिए आवश्यक है। बिल्कुल जीवन के लिए आवश्यक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी सामग्री आमतौर पर जंगलों से प्राप्त लकड़ी से प्राप्त नहीं होती? तो कागज होता है, माचिस की तिलियाँ बनाई जाती है, प्लाईवुड बनाया जाता है, थर्माकोल नहीं बनाया जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईवीएस शिक्षण में अक्षेत्र भ्रमण और व्यवहारिक गतिविधियों का क्या महत्व है? तार्किक चुनौतियों के कारण उनकी अनुशंसा नहीं की जाती। वे छात्रों और व्यवहारिक अनुभव और पर्यावरणीय अवधारणाओं की गहरी समझ प्रदान करते हैं। बिल्कुल भ्रमण और व्यवहारिक जो गतिविधियाँ होती है ना, उससे क्या होता है, व्यवहारिक अनुभव प्राप्त होता है और पर्यावरणीय अवधारणाओं की गहरी समझ भी प्राप्त होती है। ऑप्शन सेकंड करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पशु स्रोत से प्राप्त नहीं होता और पौधे आधारित उत्पाद माना जाता है? बिल्कुल दूध पशुओं से प्राप्त होता है, पनीर भी क्या होता है, दूध पशुओं से और दूध से पनीर, अंडे पशुओं से मुर्गी से प्राप्त होते हैं, सोयाबीन क्या होता है, वे पौधों से प्राप्त होता है। तो दोस्तों ये थे ईवीएस के 2023 का जो पेपर हुआ था पीआरटी का, उसके जो क्वेश्चन थे ईवीएस के। और यहाँ पे देखिए दोस्तों, आपको पेडागोजी जो है वो ज़्यादा पूछी गई है ईवीएस की, तो आपको ये क्वेश्चन भी, ऐसे भी क्वेश्चन भी तैयार करने पड़ेंगे। दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों क्या करें, अपने कलीग्स तक पहुंचाएं। जितना ज़्यादा चैनल को प्यार मिलेगा दोस्तों, तैयारी उतनी ही अच्छी, उतना ही अच्छा कंटेंट आपके लिए लेके आया जाएगा। तो दोस्तों टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना भी ना भूलें। टेलीग्राम चैनल है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, या फिर HSSC ट्रिक्स के नाम से टेलीग्राम चैनल आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।